सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ सेंट नेरोना इमू के बारे में, जिसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वन पीस में और रिसेंट चैप्टर में हमें देखने को भी मिला कि वो कैसा दिखता है। और सच कहूँ तो मुझे पता नहीं कि वो एक्चुअल में उसका नॉर्मल फॉर्म है या फिर वो उसका हाइब्रिड फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास एक और फॉर्म भी होगा, क्योंकि हमने देखा था कि उसने साबो को एक फॉर्म में अटैक किया था। तो ऐसा हो सकता है कि इस चैप्टर में हम जो इसे देख रहे हैं वो एक्चुअल में उसका हाइब्रिड फॉर्म है, और जो हम नॉर्मल ब्लैक ब्लॉब लाइक फॉर्म देखते हैं इमू का, वो एक्चुअल में उसका नॉर्मल फॉर्म ही है। तो मे बी इमू यूज करता हो उस फॉर्म को अपना एनर्जी कंजर्व करके रखने के लिए। और इस चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि जो 5 एल्डर्स हैं वो एक्चुअल में वरीड थे इमू के रोल वर्ल्ड में जाने के लिए। और हम देखते भी हैं कि जब इमू एल्बाफ में आ जाता है तो वो एक्चुअल में खून थूकता है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि इमू किसी तरह से बीमार हो यहाँ पे, लेकिन अगर भी ऐसा है तो भी ऑब्वियसली ओडा अभी तो इमू को नहीं मारने वाले हैं। मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि इमू बहुत ज्यादा ही टाइम से जिंदा है और इमू हमेशा पैंजिया कैसल में ही रहता है। और हमें ये भी पता है कि जो वन पीस वर्ल्ड में वहाँ पे बहुत सारे फ्लडिंग हुए हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर इमू नहीं करवाए होंगे, अगर इमू वन पीस का मेन विलन है तो। और इसका मतलब ये भी होगा कि जो करंट वन पीस वर्ल्ड है उसे अगर हम कंपेयर करेंगे पहले के वर्ल्ड के साथ, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो चुके होंगे अभी तक। तो जो एटमॉस्फेयर है और सब कुछ है वो एक्चुअल में अलग होगा अभी। तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि जो इमू का बॉडी हो एक्चुअल में प्रीवियस वन पीस वर्ल्ड से इनहैबिटेटेड है, और अभी जब इमू ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज कर दिया है तो मे बी इमू बस पैंजिया कैसल के ऊपर या फिर रेड लाइन के ऊपर ही रह सकता है, क्योंकि जो भी सारी चीजें यहाँ पे नीचे हुई होंगी लोअर वर्ल्ड में वो मे बी शायद रेड लाइन के ऊपर इफेक्ट नहीं की होंगी, और मे बी शायद इसीलिए इमू रेड लाइन के ऊपर ही रह सकता है क्योंकि उसकी बॉडी वहीं से इनहैबिटेटेड है। तो शायद इसीलिए जब इमू यहाँ पे लोअर वर्ल्ड में आता है, शायद वो यहाँ पे इस नए एनवायरनमेंट की एयर को ब्रीथ नहीं कर पा रहा, या फिर नेचर में ऐसा किसी तरह से का चेंज हुआ है जिसकी वजह से उसे कोई इलनेस हो गया है, तो वो यहाँ पे वीक हो गया है लोअर वर्ल्ड में आने के बाद। और ये कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें पता है कि अगर डायनासोर हमारे टाइम में जिंदा होते तो वो लोग जिंदा नहीं रह पाते हमारे एनवायरनमेंट में। तो मे बी शायद इमू का बॉडी इतना ज्यादा पुराना है कि वो अभी के वर्ल्ड में नहीं रह सकता। और ये थ्योरी और भी ज्यादा रीइंफोर्स हो सकती है अगर हमें ये पता चल जाए कि इमू एक्चुअल में एक लुनारियन है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उसने उसकी अपनी सारी की सारी जिंदगी या फिर मोस्ट जिंदगी रेड लाइन के ऊपर ही गुजारी होगी। तो मे बी यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जब हम लोग यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ये कहते हुए देखते हैं कि रेड लाइन एक्चुअली में बहुत ज्यादा सेक्रेड है, और जो रेड लाइन के ऊपर का एयर है वो बस वो लोग डिजर्व करते हैं ब्रीथ करना, और इसीलिए जब वो लोअर वर्ल्ड में आते हैं तब वो लोग एक मास्क टाइप का पहनते हैं। तो ये एक्चुअल में एक प्रिवेंशन टाइप का चीज भी हो सकता है कि अगर उन्हें वो वायरसेस नहीं चाहिए जो लोअर वर्ल्ड में है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो एक्चुअली उनसे अडेप्टेड नहीं है और उनका इम्यून सिस्टम उनके साथ अडेप्टेड नहीं है। और मे बी सेम चीज एयर के साथ भी हो लोअर वर्ल्ड के, और मे बी यही हो रहा है जब इमू यहाँ पे लोअर वर्ल्ड में आ रहा है इस चैप्टर में। और यहाँ पे एक और चीज भी है कि जो इमू का डार्क स्किन है उसकी वजह से हमें लग सकता है कि वो एक्चुअली में एक लुनारियन है, लेकिन हम इस चैप्टर में उसके विंग्स या फिर उसके फायर को कहीं पे भी नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि उसके विंग्स और फायर एक्चुअली में वो जो क्लोक पहना हुआ है उसके पीछे छुपे हुए हों, क्योंकि इमू जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है तब हम उसके पीछे कोई तो विंग्स टाइप की चीज देखते हैं, पर फिर भी हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते अभी के लिए। उसके पास एक रेड डेविल लाइक स्किन भी हो सकती है। और यहाँ पे इमू के बारे में एक और चीज भी है कि जब हम उसे चैप्टर के एंड में ऑरेस्ट कैसल के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, हमें पता है कि जो ऑरेस्ट कैसल है वो एक्चुअली में एक कैसल बना हुआ है एंशिएंट जायंट्स के लिए, लेकिन चैप्टर के एंड में जब हम इमू को बैठे हुए देखते हैं ऑरेस्ट कैसल के ऊपर, ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट साइज में ही है या फिर थोड़ा सा छोटा है बस। और अगर मुझे तुम्हें इसे कंपेयर करके बताना हो तो ऐसा पॉसिबल है कि इमू यहाँ पे उतना बड़ा है जितना लूफी अपने जायंट फॉर्म में होता है, या फिर वो एक नॉर्मल जायंट जितना बड़ा भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है कि वो एक्चुअल में उसके हॉर्न्स की वजह से है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इमू के पास कोई एंशिएंट जायंट ब्लड भी हो। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो इमू के हॉर्न्स है वो एक्चुअल में उसके डेविल फ्रूट की वजह से हो, क्योंकि इमू एक्चुअल में यहाँ पे एक लिटरल डेविल है। और हाँ, उसका साइज उसका डेविल फ्रूट का भी कोई एक एबिलिटी हो सकती है शायद। और अगर मैं ये सब बोल ही रहा हूँ तो मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ पे एक बकेनियर को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इमू के पास यहाँ पे बकेनियर का ब्लड है और उसका जो हॉर्न्स है वो एक्चुअली में उसके डेविल फ्रूट की वजह से ही है, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसके पास दोनों बकेनियर और जो एंशिएंट जायंट है उनका भी ब्लड है। तो यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमू में भी एक फ्यूजन हो सकता है एक लुनारियन, एक बकेनियर और एक एंशिएंट जायंट के बीच में। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमू बायोलॉजिकली ऐसे बॉर्न हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमू ने ये वाला बॉडी अपने से ही बनाया हो। लाइक उसने यहाँ पे एक फ्रैंकेनस्टाइन फ्यूजन जैसा बनाया है इन 3 रेसेस का। और ऑब्वियसली वन पीस वर्ल्ड में भी ये जो 3 रेसेस हैं ये एक्चुअली में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस में से आते हैं।
और ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकता है ईमो के बॉडीज पे हम जो टैटू देखते हैं उसे, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे ईमो के बॉडी पे टैटूज है, लेकिन मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ईमो के बॉडी पे ये जो मार्क्स हैं ये एक्चुअल में स्टिचेस हैं, और मे बी ये जो स्टिचेस हैं एक्चुअल में ईमो की बॉडी को एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो मे बी शायद उसने इन 3 रेसेस में से लोगों के पार्ट्स लिए हों और उसे कंबाइन करके अपनी बॉडी बनाई हो, और यहाँ पे मे बी ईमो उस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है किस तरह से, या फिर मे बी ईमो को एक लैब में बनाया गया हो इन 3 रेसेस को कंबाइन करके, ताकि उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और हाँ, मैं समझता हूँ कि ये मे बी थ्योरी बहुत ज्यादा वाइल्ड साउंड कर रही होगी वन पीस के लिए। मुझे लगता है कि ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम वन पीस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेगापंक एक्चुअल में लोगों को क्लोन कर पा रहा था, और उसने सेराफिम्स भी बनाए थे जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब हमने वेगापंक को ये कहते हुए देखा था कि जो प्रीवियस वर्ल्ड था वहां पे टेक्नोलॉजी जो थी वो एक्चुअली वेगापंक के टेक्नोलॉजी भी ज्यादा बेटर थी, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मे बी ईमो को उस तरह से बनाया ही गया हो। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा आयरॉनिक भी होगा, क्योंकि हमने देखा है कि वन पीस वर्ल्ड में ये 3 रेसेस हैं जो लोग सन गॉड नीका को सबसे ज्यादा प्रे करते हैं या फिर सबसे ज्यादा वर्शिप करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बकेनियर्स हैं वो लोग अभी भी सन गॉड नीका के लिए वेट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो एंशिएंट जायंट्स हैं वो एक्चुअली अभी तक सन गॉड नीका को प्रे करते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो सन गॉड नीका की स्टोरीज है वो एक्चुअली में लुनारियंस पास भी करते रहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ईमो को ऐसा एक्चुअली में बनाया गया हो, क्योंकि ये 3 रेसेस ही सन गॉड नीका को सबसे ज्यादा वर्शिप करते थे, और या फिर ये 3 रेसेस जॉय बॉयज के एलायंस थे। और यहाँ पे एक और चीज भी है कि हम हमेशा से सोचते आ रहे हैं कि जॉय बॉय एक्चुअली में किस रेस को बिलोंग करता होगा, मे बी एक लुनारियन, एक बकेनियर या फिर एक एंशिएंट जायंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जॉय बॉय भी एक्चुअली में किन्हीं 2 रेसेस के बीच का हाइब्रिड हो, और जॉय बॉय के बॉर्न होने के बाद मे बी ईमो ने या फिर कोई भी जो दूसरे किंग्स है जो लोग जॉय बॉय को हेट करते थे, उन लोगों ने ऐसा कोई चीज किया होगा जिसकी वजह से वो लोग एक बीइंग को फॉर्म कर पाए जो कि जॉय बॉय से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और मे बी शायद इसलिए इन 3 जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसेस है इनका यूज करके ईमो को बनाया गया हो उनके द्वारा, ताकि जब जॉय बॉय, क्योंकि वो एक हाइब्रिड है बस 2 रेसेस के बीच में, उससे ज्यादा ईमो स्ट्रॉन्ग होगा 3 रेसेस का हाइब्रिड होने की वजह से। और मे बी शायद इसीलिए ही ईमो जॉय बॉय को डिफीट कर पाया हो। लेकिन फिर भी ये बस मेरी थ्योरी है, और हाँ, मैं समझता हूँ कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थ्योरी है। जबकि जो फर्स्ट वाला थ्योरी मैं तुम्हें बताया वो एक्चुअली में पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन हाँ, दूसरा वाला मुझे भी लगता है कि थोड़ा वाइल्ड तो है। पर फिर भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें उन थ्योरीज के बारे में क्या लगता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कीप थ्योराइजिंग।